यानी कि कहीं न कहीं भाजपा की रणनीति और 2016 के जाट आरक्षण के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वोट प्रतिशत में, उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। हुड्डा शासन में लोगों ने अन्याय देखा है जाति आधार पर, और फिर 2016 का जो आंदोलन था उसके बाद से लोगों के मन में कोई टीस है। मुझे नहीं लगता वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बार यहाँ उम्मीदवार बनाएंगे। हो सकता है कि वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उम्मीदवार हों और एक नारा दें कि भी मैंने पहले चुनाव आपने लोकसभा में मेरे को भेजा था और आखिरी ये मेरा चुनाव है, एक सहानुभूति लेने के लिए। अगर भाजपा यहाँ से किसी जाट प्रत्याशी को टिकट दे तो प्रथम जी ये चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिर इस चुनाव को जीत ले जाएंगे, वो निकाल ले जाएंगे। इसी प्रकार अगर कांग्रेस किसी गैर जाट पर यहाँ पे दांव खेलेगी तो मुझे नहीं लगता कि गैर जाट वोट कांग्रेस की तरफ परिवर्तित हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा फिर रिपीट करने वाले हैं? क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति नॉन जाट में नाराजगी इतनी नहीं है, समीकरण चुनाव मैदान में अलग बनते हैं। मैं हूं प्रथम शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। चुनावी साल शुरू हो चुका है। इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हर पार्टी अपनी जीत के लिए गुणा भाग के गणित में उलझी हुई है। भाजपा जहां हरियाणा की सभी दसों लोकसभा सीट जीतने का दम भर चुकी है, वहीं कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि पहले वाली स्थिति आज वो नहीं है। आज माहौल जो है उसके पक्ष में है और वो 10 सीटें जीतने के लिए वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हरियाणा में खास करके रोहतक लोकसभा सीट को जो है एक तरह से पूरी तरह से हॉट सीट माना जा रहा है, कारण कि यहाँ पे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल क्या रहेगा, इसके आकलन को जानने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार हितेंद्र गुज्जर भी मौजूद हैं और मनमोहन खंडेलवाल भी मौजूद हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रोहतक के समीकरण कास्ट वाइज क्या रहेंगे और किस पार्टी से किस उम्मीदवार को टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। हितेंद्र जी, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। हितेंद्र जी, चुनावी साल शुरू हो चुका है। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले और रोहतक लोकसभा सीट को एक हॉट सीट माना गया है। तो क्या कारण है कि इस साल जो है चुनाव जो होगा लोकसभा सीट में किस पार्टी के बीच में मुकाबला होने की पूरी संभावना है? प्रथम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे विचार व्यक्त करने के लिए हमें मंच दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चुनाव सर पर आए गए हैं, लगभग चुनाव का नकारा बज चुका है पूरे देश में। चुनाव की जहां तक की बात करें, रोहतक लोकसभा सीट कभी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इस गढ़ में सेंध लगा दी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहां कभी लाखों वोटों से, जहां तक मुझे याद है करीब 4.5 लाख वोटों से उनकी विजय हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता उनका मार्जिन घटा और स्थिति आ गई 2019 में दीपेंद्र हुड्डा करीब 7500 वोटों से चुनाव हार गए। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति और 2016 के जाट आरक्षण के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वोट प्रतिशत में, उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और 2019 में उसका खामियाजा दीपेंद्र को हार के रूप में भुगतना पड़ा। नहीं, आपका क्या मानना है कि कांग्रेस इस बार भी क्या लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा पर ही दांव खेलने वाली? इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी अगर राजनीति बचानी है, अपनी रणनीति यूं ही चलानी है और अपने गढ़, देखो रोहतक, झज्जर और सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विशेष गढ़ कहा जाता है और इसमें रोहतक लोकसभा की विशेष पहचान है और उनका विशेष योगदान भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राष्ट्रीय स्तर का नेता पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार फिर दीपेंद्र हुड्डा पर ही दाव चलेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा और चेहरा नहीं है। जितेंद्र जी, ऐसे चर्चाएं हैं, ऐसा आकलन किया जा रहा है, ऐसी लोगों में चर्चा है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार जो है चुनाव जो है जाट और गैर जाट में ना बटे, इसलिए कांग्रेस जो है किसी गैर जाट पर भी दाव खेल सकते। क्या ऐसा संभव है?
मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा करेगी, क्योंकि अगर जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स देखें तो इसमें सीधा और सरल सा गणित है कि जाट मतदाता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बहुतायत मात्रा में है, और गैर जाट जो वोटर है वो बहुतायत मात्रा में भाजपा के साथ है। अगर भाजपा यहां से किसी जाट प्रत्याशी को टिकट दे तो प्रथम जी ये चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिर इस चुनाव को जीत ले जाएंगे, वो निकाल ले जाएंगे। इसी प्रकार अगर कांग्रेस किसी गैर जाट पर यहाँ पे दाव खेलेगी तो मुझे नहीं लगता कि गैर जाट वोट कांग्रेस की तरफ परिवर्तित हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा फिर रिपीट करने वाले हैं? अरविंद शर्मा पूरे देश का जाना माना नाम है, और वो विभिन्न दलों से कई बार आजाद प्रत्याशी के तौर पे भी और भाजपा के तौर पे भी वो सांसद रह चुके हैं। उन्होंने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा में जिस स्तर का विकास होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश सरकार उस स्तर तक विकास नहीं कर पाई, पर फिर भी कई चीजें भाजपा के पक्ष में जा रही हैं। जैसे मनोहर लाल खट्टर जी जो सीएम साहब हैं, वो अक्सर खुलेआम मन से कहते हैं कि खर्ची और पर्ची को उन्होंने बंद कर दिया। इस बात से न केवल मैं सहमत हूं, हरियाणा की जनता भी सहमत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नौकरी, ज्यादातर नौकरी चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी तक हुई, यहाँ तक कि एचसीएस भी अपनी काबिलियत से गरीब घर के बच्चे एचसीएस लगते हमने और इस हरियाणा की जनता ने देखे हैं। तो ये कई चीजें उनके हक में भी जा रही हैं। अगर विकास में कहीं कोई कोर कसर रही है तो कई चीजें प्लस होके उनके हक में जाती दिखाई दे रही है। ये रिपीट यदि अरविंद शर्मा होते हैं तो उन्हें कास्ट वाइज किस प्रकार का लाभ मिलने की संभावना है? अरविंद शर्मा रिपीट होंगे और होना भी चाहिए उनको रिपीट। मुझे मेरा ये मानना है, निजी तौर पे मानना है कि अगर रोहतक लोकसभा से पिछली बार 2019 में जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा भारतीय जनता पार्टी ने रमेश कौशिक जी, और इसी प्रकार उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सामने अरविंद शर्मा को उतारा, यानी कि दोनों सीटों पर ब्राह्मण समुदाय को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है। मेरा ये मानना है कि भाजपा की ये सोच किसी न किसी हद तक ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय एकजुटता के मामले में दूसरी कास्टों से, दूसरी जातियों से कहीं ज्यादा है, और वो एकजुट होकर जब वोट करता है तो जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान उठाना पड़ता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को भी हार का सामना करना पड़ जाता ये इसी रोहतक लोकसभा सीट पर इनेलो और जेजेपी भी दम भर रही है। यदि गठबंधन होता है तो जेजेपी शायद बीजेपी के साथ जा सकती है, लेकिन इनेलो की क्या संभावना आपको लग रही है? इनेलो का यहाँ कोई जनाधार बाकी रहा नहीं चौधरी देवीलाल के समय और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद। जब इनेलो और जेजेपी तो भागों में बट गई तो ज्यादातर मतदाता जेजेपी दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के साथ चला गया। हम रोहतक लोकसभा की बात करें तो इनेलो का मुझे यहाँ पे अगर प्रत्याशी इनेलो के पास कोई रहेगा तो चौधरी नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ से वो एक अच्छे प्रत्याशी रहेंगे, और मेरा ये मानना है कि वो चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे पर कहीं ना कहीं वो इनेलो में एक अच्छा मुकाम वोट प्रतिशत में वो हासिल एकमात्र नेता नफे सिंह राठी कर पाएंगे। हमारे साथ एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन खंडेलवाल भी मौजूद है, उन्हीं से ही पूछेंगे। खंडेलवाल जी, एक समय था जब रोहतक लोकसभा सीट पर भूपेंद्र हुड्डा की तूती बोला करती, चौधरी देवीलाल जैसे सरीके नेता को उन्होंने हराया था। क्या लगता है कि जिस तरीके से आज सरकार के खिलाफ रोष है लोगों में, तो क्या लगता है कि उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है? ऐसा है शर्मा जी, आपके दर्शकों को पहले तो नमस्कार। और जो आप कह रहे हैं सरकार के प्रति रोष की बात है, सरकार के प्रति रोष नहीं है। वातावरण पूरी तरह से आज अगर पूरे देश में देखें तो बीजेपी के प्रति पॉजिटिव है। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा है उसके बाद में तो पूरी तरह से बीजेपी में हुआ है। खंडेलवाल जी, और मेरा अपना ये मानना है कि जैसे 10 साल का राज हो गया सरकार का हरियाणा में, तो एंटी इनकम्बेंसी तो हर सरकार को झेलनी पड़ती है। तो एंटी इनकम्बेंसी आप नहीं मानते कोई? नहीं, कोई नहीं है। आप अगर फील्ड में जाते हैं तो अपना जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है इसकी अगर हम बात करें, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं न कहीं हुड्डा शासन में लोगों ने अन्याय देखा है जातीय आधार पर, और फिर 2016 का जो आंदोलन था उसके बाद से लोगों के मन में कोई टीस है, वो दोनों समाजों में जाट की समाज की बात करें नॉन जाट की, वो टीस कई बार झलकती है।
और राजनीति में लोग जातीय और धर्म के आधार पर परिवर्तन कराते हैं वोटों का, जी, जी। वो यहाँ पर भी हो रहा है, जो लग रहा है पहले चरण में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई हितेंद्र जी कह रहे थे कि भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बार यहाँ उम्मीदवार बनाएँगे। हो सकता है कि वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उम्मीदवार हों और एक नारा दें कि भी मैंने पहले चुनाव आपने लोकसभा में मेरे को भेजा था और आखिरी ये मेरा चुनाव है, एक सहानुभूति लेने के लिए। आखिरी चुनाव है, आप एक बार और साथ दें। इस सहानुभूति के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव में आ सकते हैं। जहाँ तक ये अरविंद शर्मा जी की बात है, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। काम कराए हैं, बहुत सारे काम में सरकार ने किए हैं और वो लिखे तो सांसद के और विधायकों के खाते में ही जाते हैं। सांसद अकेले प्रतिनिधि हैं, बीजेपी के कोई विधायक है नहीं, इसलिए जितने भी विकास कार्य हुए वो अरविंद शर्मा जी के खाते में जा रहे हैं। भेदभाव खत्म हुआ है। खंडेलवाल जी, पत्रकारिता में आपका लंबा अनुभव रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि यदि अरविंद शर्मा की टिकट रोहतक लोकसभा से कटती है, तो उसके परिणाम जो है भाजपा के सामने क्या होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक है पूरे देश में, अमित शाह और मोदी जी, ये जो जोड़ी है और ऊपर से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो 3 चीज़ों को छोड़ दें, तो ऐसा किसी नेता में अपना दम नहीं है कि वो अपने दम पर पार्टी को हरा दे, जिता दे या समीकरण बदल दे। अरविंद शर्मा जी का अपना वोट बैंक है और लोगों से जुड़ाव है, व्यक्तिगत जुड़ाव, उनका व्यवहार कार्यकुशलता अच्छी रही है। अ, लेकिन वो एक अच्छी कैंडिडेट इसलिए हैं कि वो किसी को सेधे नहीं है। सॉफ्ट स्वभाव के साथ उन्होंने काम किया है। हर समाज को, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चले हैं और वो एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। भाजपा को और कोई ऐसा अभी विकल्प नज़र आ नहीं रहा है। जहाँ तक ये जाट समाज के उम्मीदवार की बात है, अगर जाट समाज से कोई उम्मीदवार आता है, तो निश्चित तौर से दूसरे जो नॉन जाट वोटर हैं, उनको एक बार सोचना पड़ेगा क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति नॉन जाट में नाराज़गी इतनी नहीं है। समीकरण चुनाव मैदान में अलग बनते हैं, वैसे दोनों ही पार्टियों का जो ना यहाँ आमने-सामने का मुकाबला होना जेजेपी और आईएनएलडी का ग्राफ कम है और जो भी नहीं, क्या ऐसा संभव है कि जो आईएनएलडी का वोट बैंक है या जेजेपी का वोट बैंक है, मान लो गठबंधन नहीं होता तो क्या वोट बैंक खिसक करके हुड्डा खेमे में या बीजेपी के खेमे में जा सकता है? हाँ, वो जेजेपी और आईएनएलडी दोनों ही पार्टियों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से मेल खाता है। अगर वो कैंडिडेट उतारते हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को लाभ है। पिछली बार की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में राजकुमार सैनी ने अपना अलग से कैंडिडेट खड़ा किया था शायद, और वो भी काफी वोटें जो है वो उस समय लेके गया था। तो क्या लगता है कि जैसे अब की बार जैसे कुछ चेंजिंग आई, कुछ बदलाव हुआ है, नायब सैनी को प्रदेश की कमान मिली है, तो जो राजकुमार सैनी का जो वोट बैंक था, वो अब क्या लगता है कि आपको बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सैनी समाज जो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। उनके कई नगर परिषद में चेयरमैन बने हैं, पार्षद भी बहुत बने हैं और सरकार में भी महत्वपूर्ण स्थान मिले हैं। फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो निश्चित तौर से सैनी समाज जो है ना पहले राजकुमार के कारण नाराज़ हुआ था, वो अब बीजेपी का फिक्स वोट बैंक बना है। नहीं, केवल सैनी समाज या ओबीसी वर्ग भी, ओबीसी वर्ग कितने प्रतिशत जो है बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जहाँ तक बात है ना ओबीसी में यादव जो वोटर है, गुज्जर वोटर है, राजपूत समाज का वोटर है, वैश्य समाज का वोटर है, ब्राह्मण है, पंजाबी समुदाय है और अति पिछड़ा वर्ग है और शोषित जो समाज है, दलित जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति, वो जो समाज है वो आज पूरी तरह से बीजेपी से एक उम्मीद लगाए हुए है कि भेदभाव कम हुआ है, योग्यता के आधार पर नौकरियाँ मिल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विकास के कार्य तो पहले किसी के घर में कोई सरकार नहीं घेरती थी। एक जो चीज़ इस सरकार ने की है मनोहर लाल जी ने, वो ये किया है कि पहले गाँव में और शहर के हर मोहल्ले में 1-2 आदमी चौधरी होते थे कि भई वो चौधरी का मतलब मेरा एक जाति विशेष नहीं है। वो प्रधान होते थे और उन्हीं से काम भई पर्ची इनको दो, ये आगे पहुँचाएँगे। वो चीज़ें खत्म की है, सीधा सरकार से सीधा आओ, सीधा पाओ। ये सांसद हरीश शर्मा अब हर जगह एक बात कहते हैं कि आमने सामने के मुकाबले में इनकी पिंडियां कांप रही हैं, इन्हें भैंसताई दे रहा है,
और भय सता रहा, और ठीक उसी भय के चक्कर में दीपेंद्र हुड्डा सार्वजनिक से कहने जा रही हैं, कहते रहे हैं कि निशाना अब की बार एक बार फिर जो है उन पर साधा जा रहा है और उन्हीं को लपेटने की तैयारी है। इसको किस रूप में देखती हैं? दीपेंद्र हुड्डा को खुद खतरा है। भविष्य जो है ना इनका सभी का जो है ना खतरे में है। कारण क्या है, आज बीजेपी की एक तरफा लहर बनी हुई है देश में। राम मंदिर का मुद्दा है, विकास कार्य हैं, और जो मैं बता रहा था मोदी जी की और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, वो छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव मैदान में जैसे उतरेगी, तो कांग्रेस वैसे ही बिखरी हुई है, अपना संगठन नहीं बना पाई है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है कांग्रेस की कैंपेनिंग को आप मैनेजमेंट मानते हैं या मिसमैनेजमेंट मानते हैं? मिसमैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का तो उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो केवल जातीय आधार पर खेल खेलते हैं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन खंडेलवाल जी और हितेंद्र गुर्जर जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से रोहतक लोकसभा सीट को लेकर के एक अपना पूरा आकलन जो है वो पेश किया है। और उन्होंने कहा कि आज भी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वो उसमें कांग्रेस पर भाजपा जो है पूरी तरह से भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।